जबरदस्त टक्कर के झटके से वह जमीन पर गिरकर कई बार लुढ़का। उसने खौफ से अपना सिर उठाकर देखा। वह काली गाड़ी एक पल के लिए भी नहीं रुकी। वह उसके साथियों की लाशों को कुचलती हुई, धूल उड़ाती हुई आगे निकल गई और देखते ही देखते उस लाल धुंध में गायब हो गई। गाड़ी के अंदर सुकिंगजू ने अपनी सीट बेल्ट को कसकर पकड़ रखा था। उसका चेहरा उस वक्त से भी ज्यादा सफेद पड़ चुका था जब उसने पहली बार राक्षसों को देखा था। उसने पलटकर मुझे देखा, जो बिना किसी भाव के गाड़ी चला रहा था। उसके होंठ हिले, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उस एक पल में उसने साफ देख लिया था कि मेरी आंखों में रत्ती भर भी दया या हिचकिचाहट नहीं थी। मेरी नजरों में वे लोग रास्ते में पड़े पत्थरों से बढ़कर कुछ नहीं थे। इस पल सुकिंगशू को असलियत समझ आई कि इस तबाह हो चुकी दुनिया में कभी कभी इंसान राक्षसों से भी ज्यादा भयानक हो सकते हैं। और उसके बगल में बैठा यह आदमी, चाहे राक्षस हो या इंसान, दोनों की ही जिंदगी और मौत का फैसला बेहद बेरहमी से करने की ताकत रखता था। मर्सिडीज बेंज लाल धुंध को चीरती हुई तेजी से भाग रही थी। गाड़ी के अंदर का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। सुकिंगसू ने कई बार कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरे शांत और सख्त चेहरे को देखकर उसने अपनी बात मन में ही दबा ली। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। क्या वह मुझ पर बेकसूरों को मारने का आरोप लगाए? मजाक मत करो। अगर उस वक्त मैं थोड़ा भी हिचकिचाता तो शायद इस समय हम लूटे जा चुके होते या मारे जा चुके होते। वह बस इतनी जल्दी इस कड़वी और क्रूर हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। ये दुनिया सचमुच बदल चुकी थी और कितनी दूर है। मेरी आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। बस आ ही गया। आगे वाले मोड़ से फिर ऊपर पहाड़ की तरफ मुड़ना है। सुचिंगशियू ने होश में आते हुए जल्दी से रास्ता बताया। मैंने हाँ में सिर हिलाया और उसके इशारे के मुताबिक एक घुमावदार पहाड़ी रास्ते पर गाड़ी मोड़ दी। जैसे जैसे हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि लाल कोहरा थोड़ा छूटता जा रहा है और नजारा भी काफी साफ होने लगा था। 10-15 मिनट बाद एक नक्काशीदार लोहे का बड़ा काला दरवाजा उनके सामने आ गया। दरवाजा कसकर बंद था। बगल की ऊंची चारदीवारी पर बिजली के तारों की एक बाड़ लगी हुई थी, जिस पर रह रहकर नीली बिजली की चिंगारियां चमक रही थीं। यही है वो जगह। सुचिंगशू ने राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। यह जियांगचेंग का मशहूर रईसों का इलाका था, यूटिंगशान विला एरिया। उसके परिवार का यह विला सबसे बेहतरीन लोकेशन पर था और इसका सिक्योरिटी सिस्टम भी सबसे टॉप क्लास था। मैंने गाड़ी रोकी और आसपास का मुआयना किया। यह जगह सच में एक बेहतरीन ठिकाना थी। ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ से सब कुछ साफ दिखता था और यहाँ हमला करना बेहद मुश्किल था। इसके अलावा बिजली के तारों की इस बाट को देखकर लग रहा था कि बैकअप पावर सोर्स अभी भी ठीक से काम कर रहा है। अंदर कैसे जाना है? मैंने पूछा। मैं करती हूँ। सुचिंगशू दरवाजा खोलकर गाड़ी से नीचे उतरी और दरवाजे के पास लगे एक स्कैनर के सामने जाकर अपना चेहरा कैमरे की ओर कर दिया। चेहरा पहचान लिया गया है। आइरिस स्कैनिंग सफल रही। घर में आपका स्वागत है मिस चिंगशू, एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी और वह भारी लोहे का दरवाजा धीरे धीरे दोनों तरफ सरकने लगा। मैंने गाड़ी आंगन में डाल दी और दरवाजा उसके पीछे फिर से बंद हो गया। आंगन बहुत बड़ा था। वहाँ घास का मैदान, स्विमिंग पूल और एक छोटा सा बगीचा भी था। ठीक बीचों बीच एक 3 मंजिला महल जैसा आलीशान यूरोपीय शैली का विला खड़ा था। बाहर के उस नर्क जैसे नजारे की तुलना में यह जगह किसी स्वर्ग जैसी थी। हालांकि मेरी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। मैंने देखा कि विला के दरवाजे पर 2 और गाड़ियां खड़ी थीं, एक पोर्शे कैयन और एक ऑडी E8। यही नहीं, विला की दूसरी मंजिल की खिड़की के पीछे मुझे किसी की परछाई हिलती हुई सी दिखी। यहाँ सिर्फ हम दोनों नहीं हैं। तुम्हारे घर में कोई और भी है? मैंने गाड़ी बंद करते हुए मुड़कर पूछा। सुचिंगशू ने भी उन दोनों गाड़ियों को देख लिया था। उसके चेहरे की खुशी गायब हो गई और उसकी जगह नफरत और नाराजगी ने ले ली। शायद मेरे चाचा और चचेरे भाई वगैरह हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। जब लाल कोहरा आया तो शायद वे इसी के आसपास थे और जान बचाने के लिए यहाँ भाग आए। तुम्हारी उनसे पटती नहीं है क्या? मैंने उसके लहजे से बात ताड़ ली थी। सुचिंगशू ने खुद पर हंसते हुए कहा, मेरे पापा के सिर्फ एक ही छोटे भाई हैं, यानी मेरे चाचा। पापा ने बचपन से उनका हर तरह से ख्याल रखा। कंपनी के ढेर सारे शेयर्स भी उन्हें दे दिए, लेकिन वो एक नंबर के एहसान फरामोश निकले। दिन रात बस यही सोचते रहते हैं कि कैसे मेरे पापा को चेयरमैन की कुर्सी से हटाकर खुद मालिक बन बैठे। और मेरा वो चचेरा भाई तो एक नंबर का आवारा, जुआरी और अय्याश है। मैंने सुनकर समझदारी में सिर हिलाया। ऐसा लगा जैसे किसी अमीर घराने के आपसी झगड़े का नाटक चल रहा हो। लेकिन अब दुनिया का अंत हो चुका था। पुरानी दुश्मनी और रंजिशें अब बेमानी थी। अब सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, ताकत। नीचे उतरो। मैं दरवाजा खोलकर गाड़ी से बाहर आ गया। मुसीबतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। हम दोनों जैसे ही विला के दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अंदर से खुल गया। सुचिंगशू से थोड़ी मिलती जुलती शक्ल वाली लेकिन बेहद मामूली और फूहड़ दिखने वाली एक अधेड़ उम्र की औरत बाहर आई। सुचिंगशू को देखते ही वह बढ़ा चढ़ाकर चिल्लाने लगी, अरे ओ मेरी प्यारी भतीजी, तुम आखिरकार वापस आ ही गईं।
चाची तो फिक्र के मारे मरी जा रही थी। ये कहते हुए वह सुचिंगशु का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। सुचिंगशु बिना कोई भनक लगे पीछे हट गई और ठंडे लहजे में बोली, चाची। उस औरत के चेहरे पर पल भर के लिए अजीब सी कशमकश दिखी, लेकिन जल्द ही उसने फिर से वही नकली मुस्कान चेहरे पर सजा ली। उसकी नजर सुचिंगशु के पीछे खड़े मुझ पर पड़ी। वह मुझे ऊपर से नीचे तक घूरने लगी। मेरे पहने हुए पुराने और फीके पड़ चुके कपड़ों को देखकर उसकी आंखों में साफ साफ हिकारत और नफरत तैर गई। सुचिंगशु कुछ जवाब देती उससे पहले ही अंदर से एक लापरवाह और बदतमीज आवाज गूंजी, चिंगशु ये कौन है और कौन हो सकता है? इसकी ये कंगाली हालत देखकर ही लग रहा है कि पक्का चिंगशु का कोई गरीब क्लासमेट होगा जो हमारे यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने और जान बचाने भागा चला आया है। बात खत्म होते ही ट्रेंडी ब्रांडेड कपड़े पहने और बालों को पीले रंग में रंगे एक नौजवान मुंह में सिगरेट दबाए मटकता हुआ बाहर आया। वही सुचिंगशु का चचेरा भाई वांग वेई था। वांग वेई की हवसी निगाहों ने सुचिंगशु के सुडौल बदन को ऊपर से नीचे तक नापा और फिर उसने तिरछी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए बेहद हल्के लहजे में कहा, ए लड़के, हम यहाँ किसी निकम्मे को नहीं पालते। अगर रुकना ही है तो आगे से इस विला के सारे गंदे और भारी काम तुम्हारे हिस्से ही आएंगे। उसके तहखाने, कक्ष या तिजोरी को खोलने से पहले ही उसके पिता और वह जल्द ही सुपरिवार का सब कुछ अपने कब्जे में लेने वाले थे। सुकिंगशुए जैसी छोटी खूबसूरत लड़की जल्दी या देर से उसकी मुट्ठी में होने ही वाली थी। रही बात इस न जाने कहां से टपक पर डढ़े गरीब लड़ाके की, तो वह उसके लिए एक कुत्ता बनने के लायक भी नहीं था। मैंने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज छोड़ डाल दिया और सीधे विला के अंदर जाने के लिए कदम बढ़ा दिया। क्या तुम बहरे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। वांग वेई ने जब देखा कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है तो वह गुस्से से आगा बबूला हो गया। उसने मुझे कंधे से धक्का देने के सुकिंगशुए का चेहरा बदल गया और वह करडक आवाज में चिल्लाई, वह मेरे जान बचाने वाले हैं। मैंने ही उन्हें यहाँ आने का न्योता दिया है। जरा तमीज से बात करो। वांग वेई एक पल के लिए ठगा सा रह गया। जान बचाने वाले? इसके तुरंत बाद जैसे उसने कोई दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो, वह बढ़ा चढ़ाकर ठहाके मारकर हंसने लगा। ये एक कंगाल, ये तुम्हारी जान बचा सकता है? किंगशुए, तुम डर के मारे पागल तो नहीं हो गई हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैंने भी एक एबिलिटी जागृत की है? मैं ही वह इंसान हूँ जो तुम्हारी रक्षा कर सकता है। ये कहते हुए वांग वेई ने गर्व से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली से अचानक शू की आवाज के साथ एक कमजोर सी आग की लपट निकली जो लगभग एक लाइटर की लौ जितनी ही बड़ी थी। देखा तुमने? एफ ग्रेड की क्षमता, पाम फायर, हथेली की आग। अब से मैं एक फायर एलिमेंट का एबिलिटी यूजर हूँ। वांग वेई का चेहरा गर्व से फूला नहीं समा रहा था, जैसे वह खुद को दुनिया में अजेय समझ रहा हो। उसके पीछे खड़ी उसकी अधेदाच उम्र की माँ यानी लियू फेन ने भी तुरंत उसकी हाँ में हाँ मिलाई। अब दुनिया बदल चुकी है और सब गढ़ धब्दा हो गया है। किंगशुए, बात तो सही है। एक अकेली लड़की को सहारे के लिए किसी ताकतवर मर्द की तलाश करनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे घर का श्याओ वेई बहुत अच्छा है। तुम दोनों ममेरे फुफेरे भाई बहन हो, रिश्ता और गहरा हो जाएगा। कितना अच्छा रहेगा। सुकिंगशुए इन दोनों माँ बेटे की जुगलबंदी सुनकर इतनी घिनौनी महसूस कर रही थी कि उसे उल्टी आने को हो गई। वह पलटकर जवाब देने ही वाली थी कि तभी लिविंग रूम से एक जानबूझकर बनाई गई रौबदार आवाज आई। ये क्या तमाशा है? ठीक है, अब दरवाजे पर बहस मत करो, उसे अंदर आने दो। एक अधेड़ उम्र का आदमी जो सोने के फ्रेम का चश्मा पहने हुए था, दिखने में पढ़ा लिखा और सभ्य लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों की गहराइयों में चालाकी और लालच साफ झलक रहा था। उसने रेड वाइन का ग्लास हाथ में लिया हुआ था और वह लिविंग रूम के सोफे से उठ खड़ा हुआ। वह सु किंगशुए का चाचा था, वांग डेफा। किंगशुए, अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। बाहर बहुत अफरात फरी है, जल्दी अंदर आओ और आराम करो। वांग डेफा ने दिखावटी अपनेपन से कहा, लेकिन उसकी नजर मुझ पर से होकर गुजरी। उसकी आंखों में छिपी नफरत और हिकारत ठीक वैसी ही थी जैसी वांग वेई की थी। उनके पूरे परिवार की नजर में मैं बस एक खुशकिस्मत गरीब लड्डीएच का था जो सु किंगशुए के भरोसे यहाँ तक पहुँच गया था। मैंने जैसे इस परिवार पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और सीधे विला के अंदर चला गया। मुझे सबसे पहले यहाँ के माहौल और रसद सप्लाई की जांच करनी थी। इन बेवकूफों के साथ वक्त बर्बाद करने का मेरे पास समय नहीं था। मेरे इस पूरी तरह से नजरअंदाज करने वाले रवैये ने वांग वेई को पूरी तरह से भटका दिया। वांग वेई ने सिगरेट के टुकड़े को जमीन पर बेरहमी से कुचल दिया। इतनी इज्जत रास नहीं आ रही। उसकी आंखों में एक क्रूर चमक कौन थी। पापा, इस लड़के को अंदर आने दीजिए, अभी थोड़ी देर में इसे मजा छकाता हूँ। मैं इसे बताऊंगा कि यहाँ का असली मालिक कौन है। वांग डेफा ने अपना चश्मा ठीक किया और कुछ नहीं कहा, जो एक तरह की मूक सहमति थी। उसके हिसाब से भी इस आसमान पर उड़ने वाले नौजवान को शुरुआत में ही एक सबक सिखाने की सख्त जरूरत थी ताकि वह अपनी औकात पहचान सके। विला में वांग परिवार के इन 3 सदस्यों के अलावा एक लगभग 20 साल की लड़दचकी भी थी जो एक